आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। आज अपने आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। आयुर्वेद परिचय सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज अपने त्रिदोष एवं रोग उत्पत्ति सिद्धांत के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। त्रिदोष त्रिदोष एवं रोग उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है। त्रिदोष त्रिदोष क्या होता है? त्रिदोष वात पित्त और कफ। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आज। भाई रोग की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में। रोगों की उत्पत्ति में अनेक प्रकार के घटक उत्तरदायी होते हैं। भाई अनेक प्रकार से रोग हो सकता है। उनमें से वात पित्त कफ तीन दोष किसी भी रोग के सन्निकृष्ट प्रत्यासन या साक्षात कारण होते हैं। यानी कि त्रिदोष जो है वो साक्षात कारण होते हैं। उसमें भाई अनेक तरह से रोग उत्पन्न होता है, लेकिन त्रिदोष जो है वो साक्षात मतलब उसके कारण होता है। इसलिए दोषों का कार्य ही रोग उत्पन्न करना है। दोष क्या है? दोष का मतलब यह है जो शरीर के मल धातु और शरीर को दूषित करे, उसका नाम है दोष। ठीक है, उसमें तीन भाग हैं, वात पित्त और कफ। दोषों की विषमता से ही रोग उत्पन्न होते हैं। अगर ये त्रिदोष विषम हो जाएंगे तो रोग हो जाएगा। वह दोषों की साम्य अवस्था से आरोग्यता उत्पन्न होती है। रोगों का कारण दोष दूष्य तथा इनके कुपित होने के कारण अनेक प्रकार के अहितकर आहार विहार का सेवन करना है। इस संबंध में आचार्य चरक का मत है, त्रिदोष है शरीर में कैसे पहचानेंगे अपन? आपको पहले ही बताया था। मतलब जैसे तीन अंगुली है, पहली अंगुली वात की, दूसरी पित्त के, तीसरी कफ की। तो शरीर में अपने अंगूठे के नीचे का जो जगह है, यहाँ अपन हाथ रखेंगे तो वात पित्त कफ का अपने को ज्ञान होगा। जैसे मान लो ये अंगूठा है, इसके नीचे ये रग है, इसके यहाँ आप हाथ लगाओगे। जैसे सबसे पहले अंगुली अंगूठे की तरफ रहेगी, दूसरी बीच में, तीसरी है। तो इसमें आप अंदाज लगाओगे भी कौन सी गति, यानी कि वात दोष चल रहा है, पित्त दोष चल रहा है, कफ दोष चल रहा है। देखो अपना हाथ लगाए, देखो। नहीं, ऐसा नहीं, ये अंगुली ऊपर आनी चाहिए, ऊपर से ले लो इसको। हाँ, ऐसे इसको अंगूठे के नीचे, अंगूठे के नीचे ये यहाँ फीलिंग हो रही है ना। अब इसके अंदर अपने को ध्यान लगाना है थोड़ा सा मन के अंदर, आत्मा से, कभी कौन सी तेज चल रही है और कौन सी कम चल रही है। कौन सी? बीच वाली, ऊपर वाली। हाँ, तो वात का प्रकोप आपके, ये पित्त है, ये कफ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है। आपको बताया था क्या पहले? तो कैसे बताओ? ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। ये अंगूठा है ना, इसके नीचे रख होती है ये। हाँ, ये अठे, ये लगाओ बिल्कुल सीधी करके। हाँ, बिल्कुल सीधी करके अब इसको दबाओ। ये देखो, ये स्पंदन हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। अब तीनों दोषों में अपने पता लगाएंगे कि वात ज्यादा मतलब कूद रहा है, या पित्त कूद रहा है, या कफ कूद रहा है। ठीक है नहीं, ये अपने नाड़ी देखते हैं इससे।
विकारो धातु विषम धातु समय प्रकृति होते हैं। धातुओं की विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं तथा धातु साम्य अवस्था में आरोग्यता का उत्पन्न होती है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार यहाँ धातु शब्द से दोष धातु व मलों का ग्रहण किया गया है। दोष 3 हो गए, धातु कितनी हो गई? 7, और मल कितने हो गए? 3। तो दोष धातु और मल इसकी विकृति का कारण ही रोग है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शारीरिक रोगों की उत्पत्ति दोषों की विषमता के अधीन है। तो दोष अगर विषम हो जाएंगे, सम अवस्था में अगर चलेंगे, जब तो रोग नहीं होगा, निरोग होगा। अगर ये विषम हो जाएंगे एक दूसरे में, कम ज्यादा अधिक हो जाएगा, तो वो रोगोत्पत्ति का कारण है। आचार्य चरक के अनुसार व्याधियां असंख्य है, सभी व्याधियों का नामकरण करना संभव नहीं है। अतः रोगों की चिकित्सा तो नामकरण नहीं भी किया जा जाए तो भी दोष दुष्य मलों की विषमता का ज्ञान कर उसे साम्य अवस्था में लाने के उपाय करने चाहिए। क्योंकि व्याधि ज्ञान का अभिप्राय है दोष धातु व मलों की विषम स्थिति का ज्ञान व विषय धातुओं को सम करना ही चिकित्सा है। सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांग जाता है, परंतु वह अपनी छाया को कभी भी लांग नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार अपने धातु व दोष की विषमता से उत्पन्न होने वाली समस्त शारीरिक व्याधियां भले ही शास्त्रों में वर्णित संख्या तथा लक्षणों का अतिक्रमण कर आए। आपके पास बुक नहीं है क्या? बुक ले लो आप, ये आयुर्वेद सिद्धांत वाली बुक मिल जाएगी नीचे। कौन को बोल दो ये आयुर्वेद परिचय और सिद्धांत, ये बुक मिल जाएगी आपको। हैं? आपके पास भी बुक नहीं है? हैं? अच्छा, किसी के पास भी किताब नहीं है? मेरा कमा ले। तो यार पढ़ाने में आनंद नहीं आता है ना। हाँ, किताब लेके आओ यार। रोग एवं दोषों का कार्य कारण संबंध क्या है? कि व्याधि रूपी कार्य का उत्पादन निदान रूपी कारण द्वारा किया जाता है, अर्थात निदानों के द्वारा ही व्याधि की उत्पत्ति होती है। कारण के 3 पर है, अतः व्याधि की उत्पत्ति में 3 प्रकार के कारण योगदान होता है। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या है इसका? तो जो कारण समवाय संबंध से कारण हो उत्पन्न करे उसे समवायी कारण कहते हैं। दोष विषम होकर ही रोगों की उत्पत्ति करते हैं, दोष विषम के बिना रोग उत्पन्न नहीं होते। एक दोष की भी विकृति होने पर वह दोष साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे उत्तर काल में व्याधि उत्पन्न होती है। कार्य या कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध रहता हुआ वो कारण उत्पन्न होता है। असमवायी कारण द्रव्य मात्र के प्रति अवयवों के संयोग से ही कार्य उत्पन्न होता है। दोष दूषित होकर दूसरों को भी दूषित कर देते हैं। इस प्रकार दोष दोष से आपस में समूर्छित होकर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। दुष्ट वे दोष एवं दूसरे के संयोग से ही असमवायी कारण कहते हैं। निमित्त कारण, निमित्त कारण क्या है? समवायी कारण व असमवायी कारण से भिन्न कार्य उत्पन्न में निमित्त कारण है। मिथ्या आहार विहार जीवाणु अभिघात को निमित्त कारण कहते हैं उन्हीं, क्योंकि इनके द्वारा दोष दूसरे दूषित होते हैं। शारीरिक दोष वात पित्त कफ 3 तथा मानस दोष रजतम, ये दोष धातु धातुओं उप धातुओं एवं मलों को आदि को दूषित करते हैं, इसलिए उन्हें दुष्य भी कहते हैं। मधुकोशाकार विजय रक्षित ने व्याधि एवं उनके घटकों के विषय में अपना अभिमत व्यक्त किया कि दोष व दूसरे का विशेष प्रकार संयोग व्याधि है। समूर्छना शब्द का अर्थ है एक दूसरे को गुण धर्मों को ग्रहण कर एक रूप में हो जाना। जैसे तेल की समूर्छना में तेल के दोषों को दूर कर विशेष गुण उत्पन्न किए जाते हैं। जब दोष दृश्य का ऐसा विशेष संयोग है तो परस्पर संयोग से विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, वह व्याधि उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्याधि घटकों में दोष दूसरे समूर्छना ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रकृति करण संयोग आदि 8 प्रकार विधियों की अवहेलना करने से, शक्ति से अधिक श्रम का एकदम श्रम करने से आदि अनेक विद्वानों सेवन करने से वात पित्त कफ प्रकोपित होकर आमाशय को दूषित करते हैं। पाचन रसों के
कमी के कारण कोष्ठ अग्नि बंद हो जाती है, किंतु धात्वादिनी अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे अंततः ताप वृद्धि होकर ज्वर उत्पन्न होता है। ज्वर में रस अवश्य हो जाती है तथा अधिक सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है। रस त्वचा के आश्रित रहता है, अतः त्वचा में ताप की अनुभूति विशेष रूप से होती है। परिणामतः रोगी का संपूर्ण शरीर उष्ण हो जाता है। इस प्रकार दोष दूसरे के विशेष प्रकार संयोग होने पर रोग की उत्पत्ति होती है। व्याधि नामकरण करने से व्याधि के स्वरूप का ज्ञान सुलभता से हो जाता है, परंतु आचार्य चरक ने व्याधि नामकरण को विशेष महत्व नहीं दिया है। यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ है तो उसने अपने ज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगत में असंख्य रोग विद्यमान है, उन सभी का नामकरण करना असंभव है। उपित वे दोष कारण की भिन्नता से भिन्न रोग भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न करते हैं। अतः रोग की प्रवृत्ति, अधिष्ठान, समुत्थान विशेष को ठीक जानकर वैद्यों को चिकित्सा करनी चाहिए। कोई भी रोग दोषों के संचय, प्रकोप आदि विचित्र विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यापकता तक पहुंचता है। अतः जिस व्याधियों का नामकरण संहिता में नहीं किया गया है, उनके कुपित दोषों, दूषों तथा विभिन्न समाप्राप्ति घटकों को जानकर रोगों का निदान करना चाहिए। कुछ व्याधियां जिनका वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों तथा आधुनिक ग्रंथों में एक समान किया गया है, उन व्याधियों का आयुर्वेदिक नामकरण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों में उनका नामकरण किया जा चुका है तथा वह सर्वव्यापक है। उन्हें उन व्याधि कहते हैं, जैसे ज्वर को फीवर, पक्षाघात को पैरालिसिस तथा अर्श को पांचक आदि। नामकरण के संबंध में आचार्य चरक ने क्या क्या है? रोगों को असंख्य भेद होते हैं। रोजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान तथा नाम के आधार पर रोगों के असंख्य भेद पाए जाते हैं। सभी की गणना करना तथा उनको लिखना असंभव है, इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका नामकरण किया जा सकता है। वेदना, क्रोध, दाह, कंडू आदि विभिन्न वेदनाओं के कारण आधार पर एक रोग के अनेक भेद होते हैं, अतः वेदना के आधार पर नामकरण करना चाहिए। जैसे स्थूल रोग को वेदना के आधार पर नाम दिया जाता है। वेदना किसको कहते हैं? वेदना दर्द को कहते हैं, ठीक है। जहीं स्थूल मानी भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, और वेदना भी पीड़ा होती है। वर्ण भेद से अब रोगों का ये नामकरण किया गया है, एक तो वेदना भेद से, एक वर्ण भेद से, एक समुत्थान निदान के भेद से, एक स्थान भेद से, संस्थान भेद से, नाम भेद से। जितने भी रोग हैं उनका अलग अलग भेद किया गया है। और वर्ण भेद से क्या है? दोषों द्वारा नील, पीत, कृष्ण आदि अनेक वर्ण होते हैं। व्याधि अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है, जैसे पांडु, स्वित्र रक्त में है, नील में आदि रोगों का नामकरण जैसे वर्ण के हिसाब से कैसे करेंगे? जैसे किसी का पीलिया हो गया, ठीक है, किसी के ऊपर दाग हो गए, इसलिए उसको वर्ण भेद के हिसाब से रोग की ज्ञान होता है कि भी इसके ये रोग है। समुत्थान निदान क्या है? भेद निदान के भेद से रुक्ष भोजन, रात्रि जागरण, दिवासोपन, विभिन्न रसों द्वारा सेवन आदि का आधार पर एक ही दोष के विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा मृतिका, भक्षण जन्य, पांडु, उदावर्त, कृमि रोग आदि होते हैं। स्थान भेद से दोषों का आमाशय, पक्वास तथा विभिन्न रसादि धातुओं के गमन करने से विभिन्न वेदनाएं लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे फलियोदर, यकृतोदर, यौन व्यापद। संस्थान भेद से संस्थान का तात्पर्य आकृति विशेष के आधार पर रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे गोलम, अर्बुद, गलकंड, गंडमाला आदि के स्वरूप में, जिसके नाम भेद से क्या है? प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता है, जैसे याजमा रोग के रोग, क्षय आदि, अतिसार में, उदरा में, और क्षति क्षीण आदि नामों के आधार पर यह व्याधि के प्रधान लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता है। जिस प्रकार उक्त व्याधियों का नामकरण ग्रंथि में रुजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान और नाम भेद से मिलता है, उसी प्रकार अनुरक्त व यथोक्त व्यक्ति का नामकरण भी रुजादि आधार पर करना चाहिए। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया ये। हाँ, ये कल पढ़ेंगे अपना सृष्टि, उत्पत्ति क्रम, अग्निकोष्ठ, आम परिचय। आज का आपका पृष्ठ हो गया। यार किताब लेके आओ यार, किताब ना मजा नहीं आएगा। इसको कम कर